नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। काफी दिनों से शोर हो रहा था कि राहुल गांधी एटम बम फोड़ने वाले हैं। आज उन्होंने वो एटम बम फोड़ ही दिया। उन्होंने कहा वोट की चोरी लोकतंत्र में एटम बम है। अब इस एटम बम का कितना धमाका होगा, कितना नुकसान होगा, किस पार्टी का राजनीतिक नुकसान होगा, इसी पर क्या, इलेक्शन कमीशन पर क्या इसका असर पड़ेगा, ये तो बाद में देखेंगे। लेकिन जैसे बम फूटा तो उससे धुआं तो बहुत सारा उठा है, और ये धुआं इलेक्शन कमीशन के और दूसरा जो कामकाज चल रहा है उसको शक के घेरे में डालता है, ऐसे आरोप लगते हैं। हालांकि कर्नाटक के जो इलेक्शन कमीशन का डिपार्टमेंट है, विभाग है, उन्होंने तुरंत नोटिस दिया है राहुल गांधी जी को और कहा है, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, कि आप इस पर हलफनामा दें, शपथ पत्र दें कि भाई ये जो सारी जानकारी है इसको आप एक्सेप्ट करते हैं और आपकी तरफ से ये मानी जाएगी, फिर इसकी जांच की जाएगी। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्ट होती है उसके फर्जीवाड़ा, उसमें गलत नाम, उसमें डेड लोगों के नाम, ये लगातार चलते ही रहते हैं। मैं बरसों से इलेक्शन कमीशन को देखता रहा हूँ, कोई बिल्कुल नई बात नहीं है ऐसा कि नहीं होता ऐसा। लेकिन कभी इसको इतने बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज करके जाहिर किया गया हो, ऐसा मुझे पहली बार लगता है। और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए पहली बार ऐसा जवाब मिल गया, मौका मिल गया, जिसके लिए उन्होंने कहा कि भाई हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि एसआईआर करवाइए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यानी सारे देश भर में अगर चुनाव की जो वोटर लिस्ट है उसका एसआईआर हो जाए, गहन परीक्षण हो जाए, तो ये सब चीजें ठीक हो जाएगी। इस मामले में बिल्कुल ठीक है इलेक्शन कमीशन जो बात कह रहा है कि ठीक है एसआईआर करवाना चाहिए, जिसका विरोध नहीं होना चाहिए, जो बिहार में विरोध हो रहा है। लेकिन वहां पर भी सवाल है कि कैसे एसआईआर हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, इस सब की भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने आज 1 घंटे 11 मिनट तक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें लगातार एक के बाद एक तरह से वो वोटों के फर्जी होने की बात, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम शामिल होने की बात, उसको साबित करने की कोशिश करते रहे। और उन्होंने कहा कि ये एक आपराधिक घोटाला है, आपराधिक घोटाला है, और इसमें रूलिंग पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं। ये सारे आरोप वो लगा रहे हैं। बल्कि उन्होंने तो बात शुरू की, जैसे ही शुरू किया तो उनका हंसो मत भैया, ये चोरी हो रही है, हंसो मत भैया ये चोरी हो रही है। ये राहुल गांधी का पहला संवाद था, जिसको लेकर उन्होंने फिर बाकी बातें की, खासतौर से कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा, उसमें किस तरह से गड़बड़ी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस सब की जानकारी उन्होंने दी है। ये भी कहा उन्होंने, ये आरोप भी लगाया कि भाई भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनावों में 25 सीटों की जरूरत थी और इसलिए ये सब मिला मिलूकर ऐसा करके उन्होंने वो सरकार बना ली। ये आरोप उन्होंने लगाया है। हालांकि वो 25 सीटों की लिस्ट उन्होंने इस तरह से नहीं दी कि कौन सी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी हेरफेर करके दी है और कैसे जीती है। और जो पार्टी 25 सीटें हेरफेर करके जीत सकती है वो 40 भी जीत सकती होगी, 50 भी जीत सकती होगी, ऐसा भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला है कि क्या इस तरह की बात हो रही है तो ये तो कहा जाएगा कि हमेशा ही ऐसा होता है, कुछ ना कुछ होता है, फर्जी वोटर आपको मिल ही जाएंगे। दो दो जगह नाम रखने वाले वोटर्स भी बहुत सारे हैं, जिसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। एसआईआर में ही अभी 65 लाख वोटों को उन्होंने डिलीट कर दिया है बिहार में चुनाव आयोग ने। तो इसका मतलब उसमें वो सारे लोग ही हैं जो फर्जी तरीके से नाम रखे हुए हैं। डेड लोगों के भी नाम है, दूसरी जगह चले गए हैं उनका भी नाम है, कई जगह दोहरे नाम है, डबल जगह पर नाम है, वो सारी बातें हैं। लेकिन उन्होंने, राहुल गांधी ने बहुत स्पेसिफिक तरीके से बात की, चुनाव आयोग पर बहुत स्पेसिफिक तरीके से आरोप लगाए और कहा कि चुनाव आयोग हमें डेटा देने में, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा देना है उससे बच रहा था। इसलिए ये एक बड़ी फोटो बताई उन्होंने कि भाई जिसमें 7 फीट ऊंचे पेपर्स की पूरी फाइल है, जिसको हमें जांचने में, खंगालने में 6 महीने लगे। कुछ उदाहरण उन्होंने दिए, जैसे कर्नाटक की महादेवपुर सीट का उन्होंने जिक्र किया, जहां भारतीय जनता पार्टी को 1,14,000 से बढ़त मिली थी। और यहां उन्होंने बताया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यह आरोप है उनका, कि 1,250 वोटों की चोरी हुई है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, महादेवपुर कर्नाटक की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें डुप्लीकेट वोटर्स 11,965, फ्रॉड और इनवैलिड वोटर्स 40,009, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस 10,452, इनवैलिड फोटो 4,132, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 यानी नए वोटर जो बनते हैं वो है 33,692, और कुल मिलाकर 1,250 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी के उन्होंने बताए हैं।
उन्होंने बहुत सारे लोगों का नाम भी जिक्र किया, एक नाम का बड़ा जिक्र हुआ, आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव एक आदमी 4 वोट और 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और यूपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, तीनों जगह पर उन्होंने वोट डाला है। 3 जगह पर, 4 जगह पर उसका नाम है। ऐसे कई और नामों का भी जिक्र उन्होंने किया है, लेकिन ऐसी बात उन्होंने की। एक उदाहरण उन्होंने दिया कि भाई जो एड्रेस है वोटर लिस्ट में, उसका होम नंबर 0 कर रखा है। कई मामलों में फोटो नहीं है, मिसिंग है फोटो। कई जगह पिता का नाम XYZ LSTFG कुछ लिखा हुआ है। कुछ जगहों पर डबल फोटो है, कुछ लोगों के नाम डबल है। कई राज्यों में नाम दिए हुए हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने आरोप लगाया कि 40 लाख संदिग्ध नाम थे। कर्नाटक में भी फर्जीवाड़ा हुआ। एक बात और उन्होंने कही कि भाई इससे हमको लगता है बार बार कि जो ओपिनियन पोल हैं आते थे, उसमें तो कांग्रेस की सरकार, विपक्ष की सरकार बनने की बात होती थी, लेकिन जब रिजल्ट आते थे तो कुछ और आया करते थे। तो ओपिनियन पोल और रिजल्ट में फर्क होता था। इसका मतलब ये वोटर्स का जो पूरा मामला है वो फर्जीवाड़ा होता था। इससे पहले भी वो आरोप लगाया था उन्होंने कि भाई वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड जो है उसमें फर्क है। उस पर भी बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े किए थे, और कई सवाल उन्होंने खड़े किए, और उन्होंने कहा कि अब समझ में आती है बात। ये बताइए कि भाई एंटी इनकम्बेंसी जो है बीजेपी सरकारों के खिलाफ क्यों नहीं होती? वो सरकारें चलती है, वो दोबारा आ जाती है, विपक्ष की सरकारें नहीं आती हैं। जब इतनी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो गई है तो एक दिन में चुनाव क्यों नहीं करवाए जाते? कई कई महीने तक चुनाव हो रहे हैं, कई कई फेजेज में चुनाव हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वोट्स क्यों नहीं दिए जाते? उनका कि न्यायपालिका को इस मामले में दखल देना चाहिए कि ये पूरा जो घोटाला है इस पर कैसे काम हो रहा है, कैसे जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी इसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस को बारीकी से देख रहा था, गहन तरीके से देख रहा था। समझ में ही आता बात, भाई सारा हमला तो इलेक्शन कमीशन पर है, तो इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देगा? इलेक्शन कमीशन ने पहला जवाब तो ये दे दिया तुरंत रिएक्शन देकर कि हम भी तो ये कहते हैं कि इसीलिए SIR की जरूरत है। अब राहुल जी ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि भाई जब गड़बड़ियां हो रही है तो इसको सबको ठीक करवा लीजिए पूरे देश भर में। बात तो ठीक है इलेक्शन कमीशन की, और यही राहुल गांधी जी की पार्टी और विपक्षी दल जो है बिहार में SIR का विरोध कर रहे हैं। तो क्या वो विरोध कर सकते हैं? क्या इस पर बात होगी? संसद को आप देख रहे हैं कि जो संसद की कार्रवाई है वो रोजाना हंगामे के बाद नहीं चल पा रही है, क्योंकि वो SIR के पर डिबेट करने की मांग कर रहे हैं। अब जब राहुल गांधी जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो मुझे नहीं लगता कि संसद इस पर चलेगी जब तक कि इस पूरे मामले पर जांच नहीं हो जाए, मामले पर बहस नहीं हो जाए कम से कम पार्लियामेंट में। क्या जुडिशरी इसको सुओ मोटो लेगा? इलेक्शन कमीशन कैसे इसका जवाब देगा? उनको स्पेसिफिक जवाब देने की भी जरूरत पड़ सकती है, वो जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी के तो ये कह सकते हैं कि भाई ये तो काम चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग जवाब दे, लेकिन सरकार फर्जी वोटों से बनी हो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी देगी। मसला वो नहीं है कुल मिलाकर, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, वो जब वोट फर्जी वोट डाले जाते थे बैलेट पर तब भी ये होता था, तब भी कुछ नाम नकली हुआ करते थे, तब भी कुछ मृत लोगों को वोट डालने की बात हुआ करती थी। वो एक किस्सा मीम चला करता है कि वो एक बुजुर्ग सज्जन हैं, वो अपनी पत्नी के नाम से आते हैं, वो पूछते हैं कि भाई ये जो है मेरी पत्नी का नाम, क्या वो वोट डालने आ गई? तो वो कहते चाचा ये तो 5 साल, ये तो 1 घंटे पहले ही वोट डाल गई। बोले क्यों, आप घर से साथ नहीं आए? बोले नहीं, उसको मरे हुए तो 5 साल हो गए, मैं तो हमेशा इंतजार करता हूँ, पहले ही डाल के चली जाती है। तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली उन्होंने एक बड़ा मूव किया। लेकिन बात ये थी कि आज रात को तो राहुल गांधी जी डिनर कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक का, तो अकेले राहुल गांधी जी हीरो बनना चाहते थे तो वो बात ठीक है, लेकिन यदि वहां पर इस पूरे मामले में, क्योंकि ये चुनाव आयोग का मसला है, चुनाव का मसला है, वोटों का मसला है, तो इंडिया ब्लॉक के लीडर्स भी अगर वहां होते तो शायद इसका दम ज़्यादा बढ़ जाता, पॉलिटिकल वजन बढ़ जाता। अब ये मुझे जानकारी नहीं कि क्या पूरे इंडिया ब्लॉक के जो पार्टीज़ हैं वो उनकी इस बात से सहमत हैं या नहीं है, लेकिन आज रात को डिनर रखा है राहुल गांधी जी ने, और उसमें SIR को लेकर भी बात होनी है, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर भी बात होनी है। ये जो पूरा चर्चा जिसको वो घोटाला कह रहे हैं, जिसे वो एटम बम कह रहे हैं, जिसका धुआं उठा है, इस सब में अगर राजनीतिक दल जो उनके साथ हैं, इंडिया ब्लॉक के जो वो पार्टीज़ हैं, अगर वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती तो शायद मुझे लगता है इसमें ज़्यादा दम मिल जाता। और ख़ासतौर से जब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में उनके साथ कई पार्टियां हैं, शिवसेना, UBT है, और
शरद पवार साहब की पार्टी है, तो क्या वो इससे सहमत नहीं है? और अगर सहमत है तो उनको भी साथ रख लेते तो ज़्यादा मजबूत तरीके से बात होती, कर्नाटक की भी बात हो सकती थी। अब ये तो राहुल गांधी जी को देखना है और अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात को देखना। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी जी की इस बात का बहुत सारे लोग मजाक उड़ा सकते कि वो एटम बम की बात कर रहे थे। उन्होंने तो कहा कि वोट चोरी लोकतंत्र के लिए एटम बम है। एटम बम का धमाका कितना बड़ा हुआ ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन बम फूटता है तो धुआं तो होता ही है, और धुएं में बहुत सारी तस्वीरें धूमिल हो जाती हैं। उसको तस्वीर को साफ करने की ज़रूरत होती है, और ये काम इलेक्शन कमीशन के पास है। मुझे लगता है कि अब संसद में भी इस पर बहस हो जानी चाहिए, पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, इलेक्शन सिस्टम को लेकर, इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर और इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर भी। इन बहानों से काम नहीं चलेगा कि एसआईआर या चुनाव आयोग जो है सरकार के अधीन नहीं आता, वो स्वतंत्र है, लेकिन उस पर चर्चा करना, क्योंकि अगर वोट फर्जी जा रहे हों, गलत डाले जा रहे हों, ये आरोप भी लग रहे हों, तो भी ये सब राजनीतिक दलों के लिए नुकसान की बात हो सकती है। और हम सबको, खासतौर से राजनीतिक दलों को, उस इलेक्टोरल सिस्टम को मजबूत करने और साफ करने की ज़रूरत और जिम्मेदारी है। क्या ये सब बातें होंगी? यहाँ से उन्होंने जो बम फोड़ा है, सो कॉल, ये एटम बम का शब्द राहुल गांधी जी ने खुद ने दिया है, तो उसका धमाका कितना होगा, उसका धुआं कितना होगा, और इसे साफ होने में कितना वक्त लगेगा और कैसे साफ होगा, ये बहस अब चालू हुई है और मुझे लगता है आगे बढ़ती रहेगी। अब होना चाहिए वैसे तो कि राजनीतिक दलों को भी एसआईआर को लेकर एकजुट होना चाहिए और कहना चाहिए कि पूरे देश में एसआईआर करवाई जाए और सारे सिस्टम को ठीक किया जाए। सिस्टम को ठीक करने के लिए सबको साथ होने की जरूरत है, केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।